हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रजत एंड राइट नाउ वी आर डूइंग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप सारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप सारी वीडियोस रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आप मिस कर देते हैं और अगर आपको वो कंसेप्ट्स नहीं आते तो आगे की वीडियोस को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि इस वीडियो को पॉज करिए एंड पहले पुरानी वीडियोस को जाकर देखिए। राइट, पिछली क्लास तक हम क्या कवर कर चुके हैं। पिछली एक्चुअली दोनों क्लासेस के अंदर हम कर रहे थे क्या, वो अप्रोचेस जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने में हमारी मदद करती हैं। 9th क्लास में हमने देखा एडीएस अप्रोच क्या करती है एंड 10th क्लास के अंदर हमने देखा कि भाई किस तरह सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की मदद से हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालते हैं। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्यों जरूरी है ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्यों जरूरी है वो हमारा इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सो नाउ गाइस, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो गाइस, ये जो मल्टीप्लायर टर्म है ये जनरली कहाँ यूज होती है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही यूज होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लायर जो है ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप मनी एंड बैंकिंग कर चुके हैं या फिर आप आगे नहीं किया है तो आप ऑब्वियसली आगे करेंगे, तो वहां पर आपको एक और टर्म मिलेगी इससे रिलेटेड, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। तो ये जो मल्टीप्लायर वर्ड है ये इकोनॉमिक्स में कब यूज होता है गाइस। इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीप्लायर आप सिंपली ये समझ सकते हो तब यूज होता है जब कोई एक चीज दूसरे पर इंपैक्ट डाल के उसको इंक्रीज करती है। मतलब when one variable leads to increase in some another variable, ठीक है, तब हम कहते हैं क्या कि it is a concept of multiplier। ओके गाइस, तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये टर्म आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, अपनी क्लास 12th में भी और आगे भी। राइट, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। तो गाइस, आपको इतनी चीज अभी तक चैप्टर में समझ आ गई होगी कहीं ना कहीं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वही हमारी इनकम को बढ़ाती है, या फिर ये सही नहीं होगा वही बढ़ाती है, बट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो कभी भी इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, आप जनरली अपने पर्सनल पार्ट पे भी रह के सोचो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जनरली आप क्या मान के चलते हो, उससे इनकम बढ़ेगी। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपने पैसा पहले लगाया हुआ था, चाहे 100 रुपए थे, 200 रुपए, अगर आप 50 रुपए और बिजनेस के अंदर लगाओगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, और आप 50 रुपए कब लगाओगे, जब आप उससे 40 रुपए कमाने वाले हो? नहीं, डेफिनेटली नहीं। जब आप उससे 50 रुपए कमाने वाले हो? नहीं। आप 50 रुपए बिजनेस में तभी लगाओगे जब आपको इस बात का यकीन होगा कि आप एटलीस्ट 50 रुपए से तो ज्यादा ही उससे कमाओगे। अगर आपको पहले ही पता है कि भाई 50 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर मेरी जो इंक्रीज इन इनकम है वो 50 से कम होने वाली है, आप कभी पैसा नहीं लगाओगे। ठीक है, आप कहोगे कि भाई मैं पागल थोड़ी ना हूं जो अपना नुकसान करूंगा। और अगर 50 रुपए लगा के आपको 50 रुपए की ही इनकम होने वाली है, आप तो भी रेजिस्ट करोगे और पैसा नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इनिशियल टाइम के बिजनेस की बात हम नहीं कर रहे, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप ऐसा नहीं करोगे, आप कहोगे कि भाई मेरी मेहनत क्या ऐसे करने के लिए, बेकार करने के लिए थोड़ी ना है। 50 रुपए का खर्चा करो, 50 रुपए उससे कमा लूं और मेहनत का क्या मिला, कुछ भी नहीं। राइट, तो जब भी आप पैसा लगाते हो बिजनेस के अंदर, जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के अंदर, आप ये एज्यूम करके चलते हो, क्या आप ये एज्यूम करके चलते हो दैट योर इंक्रीज इन इनकम, दैट योर इंक्रीज इन इनकम will be more than increase in investment। राइट गाइस, इसके ऊपर अभी जो लिखा है आपको मेरे बोलने से पहले कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी क्लासेस के अंदर बोल चुका हूं। तो अभी हमें इतना पता लगा कि अगर हम पर्सनल एंड पर भी बात करें तो हम कभी भी इन्वेस्ट तभी करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो इंक्रीज इन इनकम है वो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन इनकम विल बी मोर देन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो, जब आपको यकीन होगा आप उससे ज्यादा कमाओगे तभी आप इन्वेस्ट करोगे। ओके,
तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेम चीज ही देश के लिए भी ट्रू है, तो क्या वो गलत होगा? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अल्टीमेटली आप जैसे, मेरे जैसे और हम जैसे बहुत सारे जो लोग, इंडिविजुअल्स हैं, वही मिलकर एक मैक्रो इकोनॉमी बना रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेस मिलकर ही एक मैक्रो इकोनॉमी बनाते हैं। तो जब हम देश की बात करते हैं गाइस, तब भी ये बात तो ट्रू है क्या, कि जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब तब इनकम बढ़ेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, हम यहाँ पर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं कर रहे कि देश के बिल्कुल ही लोटे-पिटे हाल हो गए हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस में, जब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तब तब इनकम भी बढ़ेगी। और इनकम जो बढ़ेगी वो हमेशा क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट पे आने वाले इंक्रीज से ज्यादा होगी। ओके, तो अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है हमारी कंट्री के अंदर पहले 50 करोड़ थी और इनकम जो थी वो 30 करोड़ थी। ओके, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी बढ़ गई, कितने से बढ़ी? वो हमारी बढ़ी 50 करोड़ से, और अब कितनी हो गई? 100 करोड़। एंड इनकम जो है हमारी रिजल्टेंट इंक्रीज, इसकी वजह से जो इनकम में रिजल्टेंट इंक्रीज आया वो कितना था? प्लस 300 करोड़। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ी 50 से, इन्वेस्टमेंट बढ़ी 50 से, और इनकम जो थी वो कितने से बढ़ी? 300 से। इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारी जनरल एजम्पशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, और ये सच भी है, कहीं ना कहीं फैक्ट भी है। जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये मानकर ही चलते हैं कि भाई रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम विल बी मोर देन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, अच्छा, अगर मैं आपको सिंपली इस पोजीशन को देखकर बोलूं, मुझे ये बताओ कि भाई इनकम जो है कितने टाइम्स बढ़ी है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो कैसे निकालोगे? अगर मैं सिंपली बोलूं कि भाई कितने गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, ठीक है, सॉरी, कितने गुना इनकम बढ़ गई इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, जो भी आपके आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कितने बच्चों को इतनी छोटी सी चीज सही से समझ में आई थी। ओके, तो क्योंकि इसके लिए किसी एडिशनल कोई अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमको। अगर मैं आपको बोल रहा हूं इनकम बढ़ी 300 से और इन्वेस्टमेंट बढ़ी 50 से, तो जो इंक्रीज इन इनकम है वो कितने टाइम्स है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का? तो आपको सिंपली दिख रहा होगा यार, 50 into 6, 300, मतलब 6 टाइम्स है। ये 6 टाइम्स आपने कैसे निकाला? आपने कहा कि भैया जो चेंज इन इनकम है, जो चेंज इन इनकम है वो कितना है? ₹300 करोड़। और आपने कहा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? ₹50 करोड़। तो इनकम में जो इंक्रीज आया वो कितने टाइम्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से? आपने सिंपली कर दिया क्या? 300 डिवाइडेड बाय 50, which is nothing but 6 times। एंड गाइस, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, यही तो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कैसे निकाला? ये आपने निकाला क्या? चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं के से, राइट गाइस? तो देखो यही तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। अब देखो डेफिनेशन अब पढ़ो, पहले से ये डेफिनेशन रट के क्या फायदा भाई, पहले चीज को समझो तो सही। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि भाई इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से कितना चेंज आया इनकम के अंदर, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नंबर ऑफ टाइम इनकम इंक्रीजेस विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से कितने टाइम्स हमारी इनकम में इंक्रीज आया, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हिच इज डिनोटेड बाय के। ओके, लोअर केस के अंदर हम लिखते हैं इसको के को। तो अब वो वैसे इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं, बट इट इज डिनोटेड बाय के। ओके, सो के हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब कि भाई कितना इनकम में चेंज आया, रिजल्टेंट इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जो किसमें कैलकुलेट करते हैं हम? इन टाइम्स विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या फिर विद एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, सो गाइस, ये तो हुआ हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला, और रादर वी शुड से कि भाई ये तो बस एक इंटरप्रिटेशन है ऑफ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये एग्जैक्टली हम इसको फॉर्मूला नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मतलब है कि भाई कितने टाइम्स इनकम बढ़ेगी विद एवरी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये उसी की बस इंटरप्रिटेशन है जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ओके गाइस, अब जो हम एक और फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का करने वाले हैं, उसके लिए, उसकी डेरिवेशन के लिए, एक्चुअली देखो रट्टा तो आप कभी भी मार सकते हो, किसी भी बुक से देख के मार सकते हो,
बट उसकी डेरिवेशन को करने के लिए हमें जो पिछली क्लासेस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। कौन सी क्लास की नॉलेज होनी चाहिए? हमें नॉलेज होनी चाहिए क्लास 9th की, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकलता है। पहली अप्रोच हमने उस दिन करी थी 9th क्लास के अंदर। कौन सी थी वो थी ADAS अप्रोच, जिसमें हमने कहा था कि भाई एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। ओके, ये तो हमने पढ़ा था कब? ये इक्वेशन हमने कब पढ़ी? 9th क्लास के अंदर। अब एग्रीगेट डिमांड के गाइस क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स होते हैं क्या? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई का होता है क्या? हमारा इनकम। एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या लिख सकते हैं? इनकम। अब ऐसा क्यों करते हैं? अगेन इसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स वाली क्लास पर जाना पड़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई की क्लास पर जाके उन वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि एग्रीगेट डिमांड को कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्यों लिखते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम क्यों लिखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आप ना ये चीज मान लो, आप ट्राई करके देखो खुद से वीडियो को पॉज करके कि यहां से आपको यहां पर आना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि अल्टीमेटली इस पूरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i कहीं से आ जाए, क्योंकि तभी हमारा मल्टीप्लायर का नया फॉर्मूला बन पाएगा। तो कुछ भी करो, किसी भी तरह से ट्राई करके कोशिश करो कि LHS या RHS में किसी एक साइड आप क्या लेकर आ जाओ, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i। आपको खुद से करने के लिए गाइस क्यों कहता हूं मैं? जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अगर भाई टीचर के कराने से पहले हम किसी चीज को अपने पुरानी कंसेप्ट्स के बेसिस पर खुद से कर लें तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग कोई चीज नहीं होती। तो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पॉज करो, ट्राई करो, जिसका हो जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे मुझे पता लग पाए कि आप पिछली वीडियोस जो है वो कितनी रेगुलरली अच्छे से देख रहे हैं। ओके, तो अब C प्लस I इक्वल टू Y है, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इनकम। तो भाई अगर मैं इस C को डेल्टा C से रिप्लेस कर दूं, मतलब चेंज इन कंजम्पशन, इसको लिख दूं चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इसको लिख दूं चेंज इन इनकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन दोनों का सम इनकम के इक्वल है तो इनके चेंज का जो सम है वो चेंज इन इनकम के इक्वल होगा। ये तो बेसिक सी मैथ्स है हमारी। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि भाई मेरे को डेल्टा I डेल्टा Y जो ये सब लिखा हुआ है ना, मुझे ये दोनों एक साथ चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो बोथ साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को I डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा Y। उससे होगा क्या? ये 1 बन जाएगा। ये बन जाएगा क्या? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा Y, और ये बन जाएगा क्या? डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। ओके, अच्छा अगर अब हम बात करें इसकी, ये तो हो गया क्या? 1। और अगर डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y को मैं इसी साइड रख लूं तो मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट 1 माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, राइट? इसको मैं ये लिख सकता हूं। ओके, अच्छा डेल्टा C बाय डेल्टा Y क्या होता है? अगेन पुरानी कंजम्पशन की क्लास अगर देखी हुई है, हमारी जो कंजम्पशन की क्लास थी, कंजम्पशन की क्लास का जो सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने APC MPC की बात करी हुई थी, केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की बात करी हुई थी, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y मतलब मेरी इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट मैंने खर्च कर दिया, मेरी इंक्रीज्ड इनकम का मैंने कितना पार्ट खर्च कर दिया। इट इज नथिंग बट MPC। क्या है ये? MPC। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज 1 माइनस MPC एंड इट इज डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। अगर आप ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, और है क्या? डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y। अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं बोथ साइड्स तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, और ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और दिस इज नथिंग बट ये क्या है? ये है हमारा मल्टीप्लायर। तो हमारे पास मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला आ गया, वो है क्या? 1 अपॉन 1 माइनस MPC, राइट गाइस? तो अगर हमारे पास MPC क्वेश्चन में गिवन है तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, मेरी इंक्रीज्ड इनकम का मैं कितना पार्ट खर्च कर रहा हूं वो MPC है, राइट? और अगर मैं उसको 1 में से माइनस कर रहा हूं, अगर ये 0.2 है दैट इज 20%,
और अगर उसको मैं 1 में से माइनस कर रहा हूं तो क्या बचा 0.8 विच इज नथिंग बट मैं अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहा हूं। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूं कि इट इज 1/MPS। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई गाइस? यस और नो मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को गाइस, जिससे मुझे पता लगे कि आपको चीजें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक और फॉर्मूला किसका, मल्टीप्लायर का। सबसे पहले हमने कहा इट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा i रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल k, सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट k। ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, 6 7 8 या किसी भी कांस्टेंट की टर्म में होगा। फिर हमने यहाँ पर एक हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुंचे, जिससे हमें पता लगा क्या कि भाई k कैन आल्सो बी 1/1 माइनस MPC। ओके गाइस, सो गाइस नाउ वी नो कि भाई k जो है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, क्या, एक 1/1 माइनस MPC एंड 1/MPS। ओके, तो अब आपको पता होगा, हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने MPC MPS ये सारी टर्म्स पढ़ी थी कि भाई MPS जो है हमारा क्या है, वो है हम अपने इंक्रीज्ड इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मिनिमम MPC क्या हो सकता है, आप अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कम से कम कितना खर्च करोगे, आप कहोगे हम अपने इंक्रीज्ड इनकम का सब कुछ बचा लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप अपनी इंक्रीज्ड इनकम का कम से कम 0% खर्च करोगे, तो मिनिमम MPC हो सकता है क्या, 0। ओके, अगर मैं मैक्सिमम MPC की बात करूं, आप अपनी इंक्रीज्ड इनकम का मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो, आप कहोगे सर सब खर्च कर देंगे। तो अगर सब खर्च कर देंगे तो वो हो गया 100%, दैट इज 1। ओके, तो मैक्सिमम MPC आपका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ओके, अच्छा हाँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में इस टाइम ये डाउट आया है कि भाई ये केन्स के हिसाब से तो गलत कह रहा हूं मैं, तो अच्छी बात है, वो डाउट आना चाहिए। देखो केन्स ने क्या बोला कि व्हेनेवर इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, हमने ये पढ़ा था। बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन इंक्रीज इन इनकम, मतलब इंसान अपनी इनकम का सारा पार्ट कभी भी खर्च नहीं करता। जब भी उसकी इनकम बढ़ती है तो वो कुछ पार्ट सेव भी करता है। केन्स ने हमें ये बताई थी केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में। ओके गाइस, बट यहाँ पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकली तो पॉसिबल है ना कि भाई हम अपनी इनकम का 100% क्या कर दें, इंक्रीज इनकम का 100% खर्च कर दें। ओके, तो मिनिमम MPC 0 हो सकता है, मैक्सिमम MPC 1 हो सकता है। अच्छा, अगर MPC 0 है तो उस टाइम पे हमारे जो k है उसकी क्या वैल्यू होगी, 1/1 माइनस 0, 1/1 इज 1। और अगर MPC हमारा 1 है तो k की क्या वैल्यू होगी, 1/1 माइनस 1, दैट इज 1/0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी, या फिर मतलब यू कैन नॉट डिफाइन इट। ओके, सो ये क्या बन जाता है, इंफिनिटी। तो गाइस ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और हमारे लिए ये रिलेशन पता होना हमें जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखो, as MPC increases, जो हमारा k है, मल्टीप्लायर है, वो भी क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। MPC जब 0 से 1 तक जाएगा तब हमारा जो k है वो भी 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब as MPC increases, k also increases, राइट। तो हमें एक ये नई बात पता लगी यहाँ से, एक्चुअली ऑब्जर्व करी, बात तो पुरानी ही है। अगर MPS की बात करें हम, k is equals to 1/MPS, अगेन मिनिमम कितना सेव करोगे अपनी इंक्रीज इनकम का, 0, एंड मैक्सिमम कितना सेव करोगे इंक्रीज इनकम का, 100%, दैट इज 1। MPS की जगह 0 और 1 पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। जब MPS 0 है तो k क्या है, इंफिनिटी, और MPS अगर 1 है तो k क्या है, 1। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हम देख सकते हैं क्या, वैसे जनरली भी यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू हमेशा कम ही होती है। डिनोमिनेटर है MPS और वैल्यू क्या है, k। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर, as MPS increases, जब जैसे जैसे MPS बढ़ेगा k जो है वो क्या करेगा, डिक्रीजेस। k क्या करेगा, डिक्रीजेस। इसका मतलब there is direct relationship between value of MPC and multiplier, whereas there is inverse relationship between value of MPS and multiplier,
राइट गाइस, तो ये चीजें कई बार पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो हमें पता होनी चाहिए, राइट। अगर अभी से प्रैक्टिस करी होगी, सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ देख चुके होंगे, तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ओके ओके अच्छा, इन दोनों ही जगह पर अगर आपने नोटिस करा हो, जो k की मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम इंफिनिटी है। यहाँ पर भी देखो k की मिनिमम वैल्यू 1 है एंड मैक्सिमम क्या है, इंफिनिटी है। तो क्या इसके बेसिस पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि भाई जैसे जो हमारे मिनिमम, जो हमारी k की रेंज है, k रेंजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, राइट। इसको हम और भी किस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये जो हमारा k है वो क्या होगा, मिनिमम तो वो 1 होगा और इंफिनिटी मतलब वो कितना भी मैक्सिमम जा सकता है। यहाँ पर हम कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, ये बात याद रखना, बिकॉज इंफिनिटी की कुछ ना कुछ जो होगी, हमें कुछ नहीं पता क्या वैल्यू होगी, तो इंफिनिटी के साथ हमेशा हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर ब्रैकेट की टर्म्स में लिखोगे तो भी हम क्या लिखेंगे कि जो k है इट बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स आएगा, इंफिनिटी के साथ बच्चे क्लोज ब्रैकेट्स लगाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है। क्लोज ब्रैकेट्स तब आते हैं जब आपको पता हो कि डेफिनेट वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ पे मिनिमम 1 होगी क्लोज ब्रैकेट, मैक्सिमम इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी कहां तक जा रहा है भाई किसी को नहीं पता। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी गाइस जो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, राइट। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया था जब हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम मान के चलते हैं क्या कि जो उससे आने वाली एडिशनल इनकम है वो ज्यादा होगी हमारी करी हुई इन्वेस्टमेंट से। तो हमने अभी अभी पढ़ा था क्या कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में जो इंक्रीज इन इनकम है वो हमेशा ज्यादा होगी उस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से जो हम कर रहे हैं। तो गाइस अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं कि क्या एक्चुअली में हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर अटेन होता है, एडीएएस अप्रोच की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, इनकम है ये, राइट। और यहाँ पर मैं को प्लॉट कर रहा हूं मैं क्या, एडी एंड एएस, वो भी क्या है हमारे करोड़ के अंदर ही होंगे। ओके, एएस आपको पता होगा किस तरह से बनता है। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपको पुरानी क्लासेस को दोबारा से देखने की जरूरत है, और नहीं देखी है तो उनको जल्दी से जल्दी देखिए, जिससे आपको पता लगे कि ये जो एएस कर्व मैंने बनाया है ये ऐसा क्यों बनाया है। एएस जो है हमारा वो क्या होता है, वो होता है 45 डिग्री लाइन, ठीक है। क्यों होता है उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो वो कहां से शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दी पॉजिटिव वैल्यू, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो पॉजिटिव स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। वो क्यों होता है, अगेन उसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड एडी कर्व वाली क्लास देखनी पड़ेगी। तो ये अगर मैं बात करूं तो इसके बेसिस पर जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये ई है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो क्या है, ओ वाई है। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो ओ वाई है। अगर मैं बात करूं इनिशियल इनकम वो कितनी है मेरी, ओ वाई। ओके, अब मैंने बोला कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो और देखो कि इनकम कितनी बढ़ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है, वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कहां चला जाएगा, क्या वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा नीचे। क्यों, क्योंकि भाई अगर इन्वेस्टमेंट इतनी है तब वो एडी इतना है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट यहां से बढ़ा दी और तो हमारा एग्रीगेट डिमांड और कहां चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। तो लेट्स से कि भाई हमारा एग्रीगेट डिमांड जो नया है वो है एडी डैश इट इज सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ओके, तो हमने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया। अगर हमारी ऑलरेडी लेट्स से कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट थी हमारी, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट जो थी हमने अब बढ़ा दी, और वो कितने से बढ़ा दी, डेल्टा आई से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बीच का गैप है
ये जो डिफरेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में, पुराने एडी और नए के बीच में, इट इज नथिंग बट डेल्टा आई। ओके, अच्छा, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मेरी इनकम पे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर कोई फर्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई तो अभी भी उतनी ही है, बट अब जो हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो ये है, दिस इज ओ वाई डैश। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो इनिशियल लेवल इनकम का था वो था ओ वाई, ठीक है। और अब जो हमारा लेवल है प्रेजेंट इनकम लेवल, वो क्या है? वो है हमारा ओ वाई डैश। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ गई। ये जो बीच का गैप है, दिस इज डेल्टा वाई। बट खास बात जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है वो क्या, कि आप देखो कि भाई मैंने यहाँ पर कोई फिगर नहीं ली, कुछ भी मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम नहीं करी, बट फिर भी यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन इनकम, ये जो गैप है ये ज्यादा है इस गैप से, राइट। इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ी बट इनकम इतनी बढ़ी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी हमने देखा क्या, चेंज इन इनकम जो है इट इज ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो वो बात जो हमने थियोरेटिकली पढ़ी थी उसको हमने ग्राफिकली यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई किस तरह से when investment increases, income increases multiple times, right? अगर भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो इनकम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। इंक्रीज इन इनकम हमेशा इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से ज्यादा होता है। तो अगर गाइस आपको ये ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आई, इसको समझने में अभी प्रॉब्लम आई, तो इसका मतलब है आपको पिछली क्लासेस देखनी है अच्छे से गाइस, राइट। तो पिछली क्लासेस देखना मत भूलिए, उन क्लासेस को रेगुलरली वॉच करिए, जिससे आपको पता लगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड ऐसा क्यों बनाया है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आके एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर क्यों चला गया, ओके, एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन क्यों है। तो ये सारी की सारी बातें तभी समझ में आएंगी अगर हम सारी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और एक सीक्वेंस में देख रहे हैं। सारी वीडियोस के जो लिंक है आपको आई बटन पे क्लिक कर मिल जाएंगे, तो उस आई बटन पे क्लिक करके आप सारी वो वीडियोस देख सकते हैं जो आज की क्लास के लिए आपको पहले से पता होनी जरूरी है। ओके गाइस, तो आज की क्लास में हमने क्या करा, हमने देखा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एमपीसी और एमपीएस की टर्म्स में किस तरह लिख सकते हैं, एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में, एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है या डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह हमने देखा एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। उसके बाद हमने देखा क्या कि भाई दोनों ही चीजों में हमने ऑब्जर्व करा जो k है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है एंड मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। एंड बाद में लास्ट में हमने क्या करा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करी टू शो द कांसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि एक इकोनॉमी के अंदर किस तरह थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इनकम को बढ़ा देती है, राइट गाइस। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना था। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं या किसी भी तरह की आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरीज मेरे कोर्सेज के रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो सके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मैं भी एनकरेज हूं आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।